Welcome to Sanjay Godawat IIT and Medical Academy. Myself Satyen Singh, Senior Chemistry Faculty. I am going to start chemical bonding and today's topic is bond parameter. तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, यानी कौन कौन से हम मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला आता है आपका बॉन्ड लेंथ। 4 बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। पहला है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो 4 पैरामीटर्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें बॉन्ड लेंथ। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ होता क्या है, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ होता है आपके पास कि अगर आपने कोई कंपाउंड बनाया, जैसे मैंने लिखा H और ये लिख दिया F, H और F लिख दिया, तो H का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? सपोज ये न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिटल में ओवरलैप कर रहे हैं। फ्लोरीन कैसा बनेगा आपका? सपोज ये है फ्लोरीन का। तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? जनरली न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, 2 मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया? बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन। अब एवरेज डिस्टेंस क्यों हम कह देते हैं एवरेज? क्योंकि कई बार अभी रेजोनेंस पढ़ेंगे हम, वहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड आते हैं, तो जनरली हम क्या कहते हैं? एवरेज डिस्टेंस बोल देते हैं। तो क्या होगा? ये डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस है? 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। 2 एटम जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम है, उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। ये न्यूक्लियस है, एक का न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरे का न्यूक्लियस ये हो गया। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसे कहेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया? अगर कोई भी आपने कंपाउंड लिया, अगर आपने बोला फ्लोरीन हम बना रहे हैं F2, तो F सपोज ये दिखा दिया मैंने F, सेकेंड F मैंने ये दिखा दिया। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, एक फ्लोरीन ये हो गया, सेकंड फ्लोरीन ये हो गया, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ के लिए। हम देखते हैं, देखिए बॉन्ड लेंथ को हम कैसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ एक होता है जब होमो एटॉमिक होता है, होमो एटॉमिक, यानी कि मॉलिक्यूल में क्या है? एटम सेम है, तो उसे कहेंगे होमो एटॉमिक। दूसरा क्या ले लेंगे हम लोग कैटेगरी में? हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सेम। तो दूसरा हमने क्या ले लिया? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? होमो एटॉमिक का मतलब होता है जब दोनों के एटम सेम होते। सपोज मैंने कहा हाइड्रोजन H2, तो H2 का बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे 1H ये है, सेकंड H ये है, इसके बीच में अपने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये H2 के बीच में अपने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो मैंने कहा सपोज ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है, तो बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल हम बोलेंगे रेडियस ऑफ पहला हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ सेकंड हाइड्रोजन। इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन H एंड H, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इसे कहेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो जाएगा आपके पास? होमो एटॉमिक में बहुत आसान है, तो इसको हम डबल भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2RH,
किसके बराबर हो जाएगा, डी एच और एच। अगर सपोज आपको बोला रेडियस निकालो तो आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे, तो जितना बॉन्ड लेंथ आएगा उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जितना बॉन्ड लेंथ है बाई 2। क्लियर हो गया पहला। तो होमो एटॉमिक मतलब जब दोनों एटम सेम होंगे। तो इसमें निकालना बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर दिया, 2RH इक्वल टू DHH, और यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब इसमें भी उसने दो कैटेगरी डिवाइड कर दी, इसमें भी उसने क्या कर दिया है, दो कैटेगरी को डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी कौन सी होगी, पहली कैटेगरी होती है जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, यानी दोनों की पावर सेम है, दोनों एक जैसे बराबर हैं, दोनों की पावर सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। सेम होगी तो सपोज का मैंने ए और बी ने कंपाउंड बनाया, अब यहाँ पे साइज डिफरेंट ले लो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा ए का साइज ये है और बी का साइज ये है, ए और बी का साइज आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ये है, तो हमें क्या निकालना है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अब हमने न्यूक्लियस को ही सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि न्यूक्लियस अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाता, इसकी पोजीशन फिक्स है। हमने ऑर्बिटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑर्बिटल क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज कम ज़्यादा होता जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, ऑर्बिटल के बेस पे डिसाइड नहीं किया, किसके बेस पे डिसाइड किया, न्यूक्लियस के बेस पे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस फिक्स है। अब हमने कहा कि रेडियस ऑफ ए, तो ए का रेडियस क्या होगा, आर ए हो जाएगा, क्लियर है। रेडियस ऑफ बी, इसको हमने कितना मान लिया, आर बी। अब हमने कहा कि इसका डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए और बी का किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ आर प्लस रेडियस ऑफ बी, ए एंड बी। सपोज मैंने कहा इसका रेडियस कितना है 30, इसका रेडियस कितना है 20, तो बताओ इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा 30 + 20 इक्वल टू 50। क्लियर हो गया। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगी, सम ऑफ रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी, इन दोनों का सम कर देना है। दैट इज वेरी सिंपल। क्लियर हो गया। अब एक और कैटेगरी आती है इसमें, वो कैटेगरी आती है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, डिफरेंट, यानी डेल ई नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेल जी नॉट 0 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला दिया गया था। किसने दिया था इसे, इस फॉर्मूले को दिया था, इस फॉर्मूले को किसने दिया था, इस फॉर्मूले को दिया था शोमेकर एंड स्टीवेंसन ने एक फॉर्मूला दिया। अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल नहीं है, यानी कि उसका डिफरेंस 0 नहीं होता, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, और वो फॉर्मूला क्या था, RA + RB माइनस 0.09, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और ये आंसर किस में आना चाहिए, हर हमेशा प्लस में आना चाहिए। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उतनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उतनी क्या होगा, उतना डिस्टेंस कम होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, एटम एक दूसरे के पास आएंगे,
एटम पास आएंगे, इसलिए माइनस साइन आ गया। माइनस मतलब उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जनरली ये होना चाहिए था, लेकिन एक की पावर ज़्यादा है तो क्या होगा, और पास की तरफ जाएगा। जैसे ही पास की तरफ जाएगा तो ये क्या कहता है कि इस हिसाब से वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आया, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्लियर हो गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, चलो एच एफ का मैंने आपको एग्जाम्पल पूछ लिया। मैंने कहा सपोज इसका बॉन्ड लेंथ मैंने लिख दिया है 0.5, इसका लिख दिया है 0.8, ठीक है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1, फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है। इसको यहाँ पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये कब है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 0 नहीं होता है। यानी कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, तो हम थोड़ा सा जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो एज एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब कौन कौन से फैक्टर हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। बॉन्ड लेंथ आपने पहले भी पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे भी सारी चीज़ें आई थी आपके पास। अब यहाँ पे दोबारा से रिवाइज हुआ है। मेन आता है यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा HF और HCl, HBr, HI। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसका है 2.1, डिफरेंस। सेकेंड इज 2.1, 3.0। थर्ड वन इज 2.1 and 2.8। फोर्थ वन इज 2.1, 2.5। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए 0.4, 4.0 माइनस 2.1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.9। इसमें 3 में से 2.1 गया तो 0.9। ये है 2.1, इसमें से कैंसिल कर दो, इसको माइनस कर दो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जितना डिफरेंस ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, HI का। क्लियर हो गया। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, टॉप टू बॉटम से भी आप इसे समझ सकते हो। तो पहला पॉइंट है जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उतना डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब आपको अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे इसी में, चलो आगे देते हैं। तो मैंने कहा H को हटा देते, एक काम करते C दे देते, CF, यहाँ पे लिखा CCl, यहाँ पे लिख दिया CBr, यहाँ पे लिख दिया CI। अब मैंने बोला बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो आपने क्या देखना है, C तो सबके पास कॉमन है, C तो कॉमन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। सबसे कम किसकी है, आयोडीन की है। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, आयोडीन का। क्लियर हो गया। अगर आपको यहाँ से डिफरेंस करने के लिए दूसरा दे दिया, मैंने कहा एक काम करते हैं, HC लिख दिया, HN लिख दिया, HO लिख दिया और HF लिख दिया। अब बोला बताइए अब किसका साइज इनमें से सबसे ज़्यादा होगा, ऑर्डर क्या होगा। फिर आपने वही टेक्निक लगाई, इसमें 2.1 सबका होता है, फ्लोरीन कितना होता है 4.0, इसका 3.5, इसमें 3.0
और कार्बन का कितना होता है 2.5। अब बताओ डिफरेंस ज्यादा किसका है, डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका है HF का, तो इसका साइज सबसे कम होगा। और HC का डिफरेंस सबसे कम है तो साइज ज्यादा किसका होगा। आप इसको पीरियोडिक टेबल में भी लगा सकते हो। पीरियोडिक टेबल में देखो कैसे लगाएंगे, अगर आपने देखा साइज क्या होता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम क्या करता है इंक्रीज। तो अगर हमने देखा एटॉमिक साइज के बेस पे भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो एटॉमिक साइज के बेस पे क्या होता है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा HC का बॉन्ड। क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी आप इसको डिसाइड कर सकते हो। सेकंड इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। जैसे ये है C सिंगल बॉन्ड सिंगल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1। इसमें C डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3। यानी जितना बॉन्ड ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। इसे कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। बिटवीन टू एटम्स आपने सारा नहीं देखना है, 2 एटम के बीच में देखना है। जैसे अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन में कर दिया, शेप ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला बताओ कि P का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आप कह दोगे 5 है, तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल 2 एटम की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे PCl के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना होगा या PCl के बीच में होगा, तो आपको 2 एटम के बीच में देखना है, पूरा बॉन्ड नहीं देखना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा नहीं देखना आपने, किसके बीच में देखना है 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर होता है, सारे को कैलकुलेट नहीं करना है। नहीं तो आप कहोगे P में कितने हो गए 5 हो गए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कितना है 1.54। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया तो कितना हो गया 1.34। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया कितना हो गया 1.28। किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। क्लियर है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड की। किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड की। सबसे कम किसकी होगी ट्रिपल बॉन्ड की। अब इसका लॉजिक क्या है, देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा था अगर आपने ये किया है फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड। तो जब एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड तो इस तरीके से क्या होगा डिस्टेंस दूर होगा, तो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। डबल बॉन्ड में क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड मीन्स क्या हुआ, एक तो आपका ये बनेगा, ये बनेगा, इसके अलावा क्या होगा एक ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी पाई के बीच में, ये पाई वाली बॉन्डिंग हो गई। तो पाई बॉन्डिंग से क्या होगा थोड़ा पास आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आया आपके पास। अब पाई वाला डिस्टेंस क्या करेगा ऐसे ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज में क्या होगा थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होता है बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती, क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग से हो रहा है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसको और आना पड़ेगा। तो थोड़ा पास आए तो क्या हुआ बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो गई। तो 1 पाई एंड 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा है ये और 1 पाई हो गया। अब क्या होगा
ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये सेकंड बॉन्ड हो गया। तो इसीलिए कम क्यों हो गया, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, अंदर की तरफ धकेल रहा है इसे अंदर। अब क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आया। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स क्या समझे आप, कि एक बॉन्ड तो आपका पाई बन गया, एक बॉन्ड पाई बन गया। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद एक तो आपका दूसरा सिग्मा बन गया। अब सिग्मा ये है आपके पास, एक पाई बन गया। एक और कंडीशन है, देखो ये वाई है, अब क्या करेंगे, एक और बनेगा यहां से 1 and 2, 1 and 2। अब इसमें कौन बनेगा, यहाँ पे बनेगा अगला पाई। तो एक सिग्मा बना, दूसरा पाई बना, तीसरा ऐसे बन रहा है जेड। तो एक हो गया आपका सपोज एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, एक हो गया जेड एक्सिस। तो और ज़्यादा क्लोज आना पड़ेगा तब जाके बॉन्डिंग बनेगी, और ज़्यादा क्लोज आना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे और क्लोज आ गए, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, और सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गया ये? तो यहां से हमने देखा, यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड ज़्यादा, डबल बॉन्ड ज़्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा। और यही बॉन्ड एनर्जी भी है। बॉन्ड एनर्जी मीन्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी अपोजिट हो जाएगी। बॉन्ड अपोजिट कैसे होगी, देखो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जल्दी टूटेगा। इसके लिए देखो 80 जूल एनर्जी चाहिए, इसके लिए कितना चाहिए, 140 चाहिए, इसके लिए कितना चाहिए, 200 के आसपास चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बोला आपको, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? अब इसका अपोजिट है, देखिए बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मीन्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए। और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 140 एनर्जी चाहिए। और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 80 किलो जूल चाहिए। तो बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगी, ट्रिपल बॉन्ड में। और सबसे ज़्यादा देखो जो जितना मजबूत होगा यानी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में है, ट्रिपल बॉन्ड में। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल देखो, CN का सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हमने बॉन्ड लेंथ की बात करी तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। CN, CN, CN। क्लियर हो गया? और अगर मैंने कहा बॉन्ड एनर्जी, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। क्लियर है? बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ इसका अपोजिट हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिंगल बॉन्ड का 4.17, फिर डबल बॉन्ड का 1.28, सबसे कम किसका होगा 1.15, ट्रिपल बॉन्ड का। तो फुली क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, डीलोकलाइज करता रहेगा, डीलोकलाइज करता रहेगा। देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ जाएगा, देखो 1
2 3 4 5 6। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। अब क्या हुआ, रेजोनेंस का मतलब होता है कि डीलोकलाइज करना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहना। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ये यहाँ से इधर आ जाएगा, इधर। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि देखो C और 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ देखो 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अभी मैंने कहा कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। आप कहोगे सर x ज़्यादा होगा। मैंने बोला क्यों ज़्यादा होगा, आपने बोला अभी तो आपने बताया था, अभी आपने बताया कि सिंगल बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, तो x की ज़्यादा होनी चाहिए, y की कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आ गया। वो कौन सा फैक्टर आया, रेजोनेंस का। रेजोनेंस में क्या होता है कि जब ये कॉन्जुगेशन में होते हैं पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पे रेजोनेंस लगता है। रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ सबकी क्या होती है, सेम हो जाती है। होनी क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड की 1.54, डबल बॉन्ड की 1.34, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबकी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है, 1.38 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एवरेज आ गया इसका, तो 1.34 आया। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू वाई। क्लियर हो गया, x इक्वल टू वाई। ऐसी सेम देखो CO2 है, CO2 आपने बोला सर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे करते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ये माइनस चार्ज आएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या था, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड। इधर क्या हुआ, अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आ गया। अब आप कहोगे तो बहुत दिक्कत हो गई सर, ये तो डबल बॉन्ड आपने बताया था, अब यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन होता क्या है कि रेजोनेंस जहाँ पे भी हो रहा है उसमें सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। आपको ये पूछा नहीं जाएगा कितनी है, मेजरमेंट नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि बताओ ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है, या ये वैल्यू x और ये y है, तो बताओ इसमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एवरेज निकाला हमने, इसका कितना आया, 1.54। तो ओवरऑल क्या होता है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जहाँ पे भी रेजोनेंस होगा उन सब की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो जिसमें भी रेजोनेंस आएगा वहाँ पे सबकी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में देखो एक पॉइंट आता है एस करेक्टर, इसको भी देखते हैं। देखो एस करेक्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। sp कब आएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। sp2 कब आएगा, जब डबल बॉन्ड होगा। और sp3 कब आएगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा। तो दोनों sp3 sp3 sp2 sp2 sp हो जाएगा। अब इसमें s परसेंटेज कितनी होगी, तो देखो टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग, तो एक का कितना होगा, 50%। अगर मैंने बोला p की परसेंटेज बताओ, तो p भी 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो 50-50 बांट लिया आपस में। अब sp2 टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग, 1 s 2 p, 3 लोग हैं, 3 में से 1 s है, तो बताओ कितना परसेंटेज होगा, 33.33%। तो p परसेंटेज कितना होगा, लगभग 66.7%। क्लियर है। अगर मैंने कहा s, इसमें बताओ टोटल कितने लोग हैं, 4, तो s की परसेंटेज
25, तो P की परसेंटेज 75। तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला? तो अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, तो आपने अभी बताया था कि सर बॉन्ड लेंथ तो सिंगल बॉन्ड की ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये थोड़ी कि मैंने टॉपिक बदल दिया तो आंसर भी बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपने कहा देखो सर अभी आपने बताया सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, फिर डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला? यहाँ से मैंने कंक्लूज़न निकाला कि अगर S परसेंटेज बढ़ेगा, देखो S परसेंटेज ज़्यादा किसके पास है? जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है। यानी जितना S परसेंटेज बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? उतनी बॉन्ड लेंथ आपकी, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो जितना S परसेंटेज बढ़ेगा, जितना S परसेंटेज बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। देखो 50% वाला सबसे कम, 33% वाला सेकंड नंबर पे, 25% वाला फर्स्ट नंबर पे। यानी कि जिसका S करैक्टर सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जिसका S करैक्टर सबसे ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। चलो इस बात को थोड़ा घुमा के करते हैं। अब मैंने कहा चलो P परसेंटेज के टर्म्स में बताओ, P के टर्म्स में। अब देखो आपको दिख रहा है P की परसेंटेज सबसे ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। यानी मैंने यहाँ से क्या समझा? जितना P परसेंटेज बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो जितना P परसेंटेज बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है, जितना S परसेंटेज बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, और हम हाइब्रिडाइजेशन से भी इसको दिखा सकते हैं। तो होपफुली क्लियर होगा ये आपको कि S परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम, अगर P परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे दे दिया कि यहाँ पे बोला C और C इसके बीच में sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है, तो इथेन में क्या होगा? sp3 sp3। तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या है? इसमें बॉन्ड लेंथ है आपका 1.54। अब उन्होंने क्या किया कि एक आपका क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया, एक बना दिया सिंगल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका sp2, ये बन गया sp3। तो अब बताओ इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो देखो S करैक्टर कम कहाँ है? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ टोटल कितने लोग हैं? 4 + 3 7 लोग में 2 S है। यहाँ पे कितने हैं? 4 + 4 8 लोग में 2 S हैं। तो S करैक्टर ज़्यादा किसके पास है? S करैक्टर अभी आपको बोला था कि जितना S करैक्टर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो S के कितने लोग हैं? टोटल 2 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 8। तो S की परसेंटेज क्या होगी? सबसे कम होगी। यहाँ पे देखो S कितने लोग हैं? 2। और टोटल कितने लोग हैं? 4 + 3 7। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगला देखो S के कितने लोग हैं? 2। टोटल लोग कितने हैं? 4 + 2 6 लोग हैं। तो क्या होगा? उस हिसाब से देखो क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, S करैक्टर, तो S करैक्टर बढ़ता गया, ये सबसे कम था, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। तो जितना S करैक्टर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। अब देखो यहाँ पे फिर कितने लोग हैं S के? 2। टोटल कितने लोग हैं? देखो 3 + 3 6। ठीक है, और यहाँ पे कितने? तो 4 + 2 6 थे। अब दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे एक sp3 है और एक sp है, यहाँ पे दोनों sp sp2 हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखो लगभग 1.47 1.46 है, क्योंकि लगभग S की परसेंटेज क्या आ रही है? सेम आ रही है, इसीलिए इनकी वैल्यूज लगभग सेम है। इसके बाद क्या आया? देखो टोटल कितने हैं इसके? 2। 3 + 2 5 लोग हैं, तो S करैक्टर और बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। इसमें देखो टोटल कितने S के? 2 लोग हैं। टोटल 2 + 2 4 है, तो क्या हुआ? S की परसेंटेज और ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो आपको किसकी बात कर रहे हैं? इस सिंगल बॉन्ड की।
अब आपको क्या लगा कि ये तो सब में सिंगल बॉन्ड सेम है, तो सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने एस करैक्टर बदल दिया, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। बॉन्ड मल्टीपलिसिटी भी सेम है, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपलिसिटी में डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपलिसिटी मतलब डबल बॉन्ड ज़्यादा, पाई बॉन्ड ज़्यादा, तो मल्टीपलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो मल्टीपलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मल्टीपलिसिटी किसकी ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। तो फिर ये क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट पॉइंट। तो बॉन्ड लेंथ का किस्सा खत्म। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है आपका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं, तो मिनिमम एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। अगर मैंने कहा आपको कि BeCl2 है तो कितना बॉन्ड एंगल होगा, तो मिनिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं, मिनिमम एंगल कितना बनेगा, 180 का। अगर मैंने आपको पूछा कि BeCl3 लिख दिया, तो BeCl3 में क्या होगा, 1, 2 एंड 3। तो मिनिमम एंगल कौन सा होगा, मिनिमम एंगल होगा ये वाला, ये वाला, ये सारे सेम है, तो 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम एंगल देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बनाया बॉन्ड 1, 2। अब सपोज करो एक बॉन्ड A है, ये B है, ये C है। तो आप इसमें दो तरीके से एंगल देख सकते हो ना। पहला एंगल आपने बोला ये वाला एंगल हो गया x, आप दूसरा एंगल भी तो देख सकते हो कि ये वाला एंगल है y। आप दो एंगल देख सकते हो ना, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। लेकिन अभी हमने क्या बोला, इसमें मिनिमम एंगल आपने देखना है, यानी हम किसको देखेंगे, x को, y को नहीं देखना हमने। तो जो मिनिमम एंगल होगा किसके बीच में, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। क्लियर हो गया बॉन्ड एंगल। अब हम इसको किससे मेजर करते हैं, मेजर करेंगे इसमें डिग्री से, मिनट से या सेकंड से इसको मेजर किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रायोरिटी को ध्यान रखना आपने। बॉन्ड एंगल में क्या ध्यान रखना है, प्रायोरिटी को ध्यान रखना है। पहली प्रायोरिटी क्या है, एस परसेंटेज, या इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी कंपाउंड आएगा और उसका बॉन्ड एंगल पूछा तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो या एस परसेंटेज चेक करना है। मेन आप हाइब्रिडाइजेशन से करो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आप हाइब्रिडाइजेशन देखो वहाँ से डिसाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने कहा कि आप ये बताओ कि चलो CH4 बताओ, ठीक है। सेकंड मैंने बोला BeCl3 बताओ, और तीसरा मैंने बोला BeCl2 बताओ। इसमें बॉन्ड एंगल को अरेंज करो, बॉन्ड एंगल। तो पहली प्रायोरिटी क्या देखनी है अपनी, फर्स्ट प्रायोरिटी देखना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। देखो CH4 एक बॉन्ड 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी बनेगा sp3। 4 हो गए टोटल, एक S के 3 P के। अगला क्या है BeCl3, B में एक बॉन्ड ये बनेगा, सेकंड एंड थर्ड। तो टोटल कितने हो गए इसमें, टोटल हो गए इसमें 3 लोग, 3 का मतलब sp2। अगला क्या लिखा है BeCl2, तो BeCl2 तो इसमें कैसे बनेगा, sp का। आपको पता है sp का एंगल कितना होता है, 180। दूसरा sp2 का एंगल पता है कितना होता है, 120। और sp3 का एंगल आपको पता है कितना होता है, 109। क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप आपको हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड हो जाएगा कि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल इतना होगा, अगर ये है तो इतना होगा, अगर ये है तो इतना होगा। पहला स्टेप आपने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक कर लेना है। क्लियर। अब आपका सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, देखो सेकंड स्टेप कब आएगा, जब
पहला स्टेप सेम होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तब आपको दूसरे स्टेप में जाना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो आप पहले स्टेप से ही आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन सेम कर दिया, तब सेकंड फैक्टर काम आएगा और वो क्या है आपका लोन पेयर। तो सेकंड चीज हमने क्या देखनी है, लोन पेयर। लोन पेयर हमने निकाला था VSEPR थ्योरी से निकला था। तो जितने लोन पेयर ज़्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जितने लोन पेयर ज़्यादा उतने बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको चेक करके देखते हैं। देखो CH4 हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3 अभी हमने निकाला था। अब दूसरा देखो NH3, टोटल कितने लोग हैं, 3+1 sp3 देखो वाटर sp3, तीनों में सेम है। लेकिन क्या करना है, देखो अभी हमने बोला CH4, तो C में 1 और H में 4, तो टोटल कितने लोग हो गए आपके पास, 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सेकेंड इज NH3, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 1 लोन पेयर आएगा, 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, तो 3+1 4 sp3। थर्ड इज वाटर H2O, तो वाटर में कितना होगा, 2 लोन पेयर और इसका भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो अब क्या दिक्कत आई कि इसमें भी 1 2 3 4 टोटल 4 हैं sp3, इसमें भी देखो 1 2 3 4 टोटल है sp3, इसमें भी टोटल 4 है sp3। अब हाइब्रिडेशन सेम हो गया, तो हाइब्रिडेशन इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। यहाँ पे हाइब्रिडेशन अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो हम जाएंगे सेकंड स्टेप में। अपने सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, सेकंड स्टेप में हमने देखा लोन पेयर। हमने पढ़ा था कि लोन पेयर की पावर ज़्यादा होती है, लोन पेयर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था VSEPR थ्योरी में। VSEPR थ्योरी ने क्या बोला था कि लोन पेयर का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लिक हुई। क्या क्लिक हुआ कि इसमें तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, यानी इसमें कोई ज़्यादा रिपल्सन करेगा नहीं, तो इसका बॉन्ड एंगल एज इट इज़ रहेगा। तो जो बॉन्ड एंगल इसका दिया है ये आइडियल है आपके पास, इतना इसका बॉन्ड एंगल फिक्स है। अब क्या देखा मैंने कि यहाँ पे एक लोन पेयर दिया हुआ, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ये लोन पेयर क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। गड़बड़ कैसे करेगा, ये यहाँ से फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये पावरफुल है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, इधर से फोर्स लगाएगा, बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। कम करने से कितना हुआ, 107 डिग्री, थोड़ा कम हो गया क्योंकि एक ही बॉन्ड पेयर है। फिर हमने क्या देखा, फिर हम थोड़ा आगे गए और आगे जाने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ तो दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इतना भारी पड़ रहा है, ये दो लोन पेयर आ गए। अब क्या हुआ, लोन पेयर इंटरेक्शन और ज़्यादा पावरफुल हो गया, ये और ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अब जैसे ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा बॉन्ड एंगल क्या कर देगा, कम कर देगा। ये बॉन्ड एंगल दूर थे ना, इसको रिपेल करके और कम कर दिया। तो यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है, ये आता है 104.5 डिग्री, यानी कम हो गया। तो सेकंड कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है, लोन पेयर। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि जितने लोन पेयर किसमें, सेंट्रल एटम में ज़्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बॉन्ड लोन पेयर जितने ज़्यादा उतने बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहां से हमने ये डिसाइड किया, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, CH4 का, फिर NH3 का, सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा H2O का। नो लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 हम कब लगाएंगे, जब दोनों सेम हो गए। दोनों सेम कौन से हो गए, हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया।
अब हमने देखा लोन पेयर भी सेम हो गया। अब ये दोनों सेम हो गए तो अब हम सोचेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा। अब दोनों चीज सेम हो गई तो हम आएंगे स्टेप नंबर थर्ड में। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है कि ये साइड एटम सेम है, साइड एटम सेम है, साइड एटम सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट हो गए। डिफरेंट किसको ले लिया हमने? सेंट्रल एटम डिफरेंट आ गया। तो सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट हो गया, लेकिन साइड एटम सेम है। साइड एटम क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब कैसे डिसाइड होगा? साइड एटम और सेंट्रल एटम सेम है, तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, तो इसको डिसाइड करने का फैक्टर देखते हैं हम लोग। यहाँ से इसको चेक करके देखते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी लिखा था O, यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ लिख दिया H, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिख दिया? O की जगह पे लिख दिया S, O की जगह पे क्या लिख देंगे? S लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने S, यहाँ पे लिख दिया H और यहाँ पे लिख दिया H। अब आपको क्या लगता है कि किसका बॉन्ड एंगल? अब देखो, साइड एटम सेम है दोनों, तो साइड एटम तो सेम हो गया ना। अब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होना चाहिए या इसका कम होना चाहिए? तो अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या आएगा? अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और साइड एटम हमने क्या ले लिए? सेम ले लिए, तो हमें चेक करना है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। अब कौन आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी हुई है, ऑक्सीजन और किसका? सल्फर का। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो सीधी सी बात है कि ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा H2S से। क्लियर हो गई ये बात? तो यहीं से हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है तो आपने क्या देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो, वाटर अभी हमने निकाला था 104.5 और H2S का कितना है? 92, बहुत कम है। इसके लिए अभी एक रूल आया था, ड्रैगो रूल, उससे हम और एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने आगे के ग्रुप को करना है तो वहाँ पे ड्रैगो रूल भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि अगर हमने क्या किया, एक और पॉइंट ले लेते हैं इसमें। देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। अब यहाँ पे भी क्या देखो, यहाँ पे आपका साइड एटम सेम हो गया। तो साइड एटम सेम हो गया तो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? नाइट्रोजन वाले का, फिर फॉस्फोरस वाले का, और सबसे कम किसका होगा? आर्सेनिक का। तो स्टेप थर्ड इज क्लियर। स्टेप थर्ड क्या कहता है? अगर साइड एटम सेम है तो क्या देखना है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है? जस्ट अपोजिट है। अब वो कहता है इसको, बात को उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो? अब हम कहेंगे सेंट्रल एटम सेम कर दिया। सेंट्रल एटम को क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो अब इसमें क्या आएगा? सेंट्रल एटम सेम, और साइड एटम को क्या कर दिया हमने? डिफरेंट कर दिया। साइड एटम को हमने क्या किया है? डिफरेंट, और सेंट्रल एटम को सेम कर दिया। अब कैसे डिसाइड करेंगे? चलो बताओ, अब कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मैंने आपको बोला, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से दे दिया आपको। अब मैंने साइड एटम सेम कर दिया, चलो O रखा, यहाँ H लगा दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे O रखा, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया।
यहाँ पे मैंने फिर O रखा और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब मैंने बोला बताओ 1 2 3 इसका ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड एंगल का, ऑर्डर क्या होगा। अब किस बेस पे डिसाइड करेंगे 1 2 3 कौन सा बेस है जिसके बेस पे हम बोलेंगे कि देखो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इसका कम, इसका ज़्यादा। तो अब हम क्या देखते हैं, देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम अगर सेम है तो जो साइड एटम है आपका, साइड एटम उसका क्या होना चाहिए, साइज ज़्यादा होना चाहिए, साइज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जितना साइज ज़्यादा होगा उतना रिपल्सन ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक और फैक्टर काम आता है, देखो यहाँ पे हमारा एक और फैक्टर काम क्या आता है कि जब आप Cl2 लाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस है। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेजोनेंस करता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से रेजोनेंस करता है तो इसका हाइब्रिडेशन कम हो जाता है, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या था 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में यही था। तो अगर मैं हाइब्रिडेशन चेक करता हूँ कितना हो जाएगा, 4 लोगों का sp3, इसका भी 4 लोगों का sp3। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने से क्या होता है, रेजोनेंस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस करता है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है, एक ही पेयर करेगा, सॉरी मैंने दोनों दिखा दिया आपको, एक ही करना चाहिए, दोनों नहीं करते। ठीक है, एक यहाँ से करेगा तो क्या होगा, एक पेयर एक अलग रहता है तो एक पेयर ही डीलोकलाइज करता रहेगा, तो एक कम हो जाएगा तो इसका हो जाएगा sp2। तो अभी हमने कहा था कि sp2 को नंबर 1 देना है, और दूसरा क्या है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो जितना साइज ज़्यादा होगा उतना रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो साइड एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो फैक्टर आने की वजह से क्या होता है, OCl और Cl नंबर 1 पे आ जाता है। ये लगभग आता है 110 हो जाता है, ये होना चाहिए था 109 पॉइंट समथिंग, लेकिन कितना होता है, 10 हो जाता है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने बोला सर एक काम करते हैं, यहाँ पे F है और यहाँ पे O है। ठीक है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे किससे, ये है 104.5 और ये है लगभग 103, यानी कि फ्लोरीन का कम है। तो कम है का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका साइज ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है, कम होगी तो क्या करेगा, उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। रीज़न क्या है, देखो रीज़न क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रिपेल कर रहे हैं। अब रिपेल किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते जाएंगे, यहाँ से ये भी क्या करेगा, बॉन्ड पेयर भी इसको रिपेल करेगा, इसको ये भी रिपेल करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो गई, फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, देखो अब फ्लोरीन का कितना है 103 और इसका कितना है, क्लोरीन का 110, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का है 104.5। अब हुआ क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लिया, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल होता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये भी इसको थोड़ा थोड़ा सा रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या करेगा, इसको ऊपर धक्का देगा, इसको ऊपर धक्का देगा, रिपल्सन करेगा, तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा। इसने क्या किया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए,
तो ये क्या करेगा, पावरफुल क्या करेगा, रिपल्सन ज़्यादा करेगा। रिपल्सन ज़्यादा करने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हम क्या कहने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अब देखो F और H में से तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, किसका, साइड एटम की, उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे आपको मैंने केस बता दिया था, यहाँ पे दूसरा केस आता है, दो केस चलते हैं। एक लार्ज साइज होगा तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। तो डीलोकलाइज करने से क्या होगा, इसका हाइड्रेशन चेंज हो जाता है। अब सेम केस है, देखो ये है पी, सेंट्रल एटम क्या आपका सेम हो गया। तो सेंट्रल एटम सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो ये वाला ऑर्डर हो गया। सेकंड अभी हमने किया था, देखो FCl Br, तो क्या होगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Br की, फिर Cl की, फिर O की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज़्यादा, फिर Cl की, फिर Br की। तो ऑर्डर अलग हो गया। ऐसे ही देखो ये SSS सेम हो गया। तो सेंट्रल एटम सेम है लेकिन क्या, FCl Br, तो Br का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो होपफुली क्लियर होगा आपको, ये बॉन्ड एंगल वाला केस आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अभी इसमें देखो OF2 आया तो एंगल इसके बीच में हो गया, OCl2 आया एंगल इसके बीच में हो गया, OF2 आया इसके बीच में हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बॉन्ड एंगल का। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे कहेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड, यानी अगर एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको बोलेंगे, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नाम से पता चल रहा है हमें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, किसमें, गैसियस एटम में। तो हम एक मोल बॉन्ड को, 1 मोल बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है, ठीक है, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसको, ब्रेक डाउन करने के लिए, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल बॉन्ड को उसके गैसियस एटम में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे हमने लिया है गैस, इसको एटम में तोड़ दिया, गैसियस एटम में ब्रेक डाउन किया, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आता है बॉन्ड एनर्जी किसको कहते हैं फिर। तो एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज ऑफ, बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज ऑफ, किसका एवरेज होगा, दिस इज द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज निकाल देना है, वो बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ही एटम हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा Cl, तो डाई एटॉमिक है। अब आप बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका एवरेज भी यही आएगा। तो इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि ऑन विच कंडीशन बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
तो आंसर इज फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उन दोनों के केस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज करके दिखाते हैं इसमें आपको। एवरेज कैसे निकालेंगे देखो। अब मैंने कहा एवरेज निकालते हैं, चलो एक काम करते हैं। जैसे मैंने कहा H2O ले लिया, H2O मीन्स H2O। अब आपने इसको एक बॉन्ड को तोड़ा, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या मिला आपको, OH गैस फॉर्म में मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म में मिलेगा। गैसियस पॉइंट में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, तो इसमें सपोज मैंने कहा 502 किलो जूल एनर्जी निकल गई। सेकेंड पॉइंट लेंगे हम यहाँ से OH। अब इसको भी तोड़ देंगे, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, O गैसियस एटम में, हाइड्रोजन गैसियस एटम में। इसके लिए लग गया सपोज 490 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग गई। तो जब आपने एक मोल को तोड़ा तो कौन सी एनर्जी होगी, ये होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हमने क्या कहा, बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमने टोटल क्या किया, इसको टोटल करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका HOH, किस में चेंज हो गया, 2H में, गैस में, प्लस ऑक्सीजन गैस में। तो अब ये एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, दिस इज द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे देखो, 502 प्लस 490/2। अब इसे ऐड कर दो, इसको लिख देंगे 2, ये लिख दिया 9, 9/2। तो 2 4 जा 8, 9 जा 18, 6। तो लगभग आपके पास ये। तो ये क्या आ गया, आपका एवरेज होता है बॉन्ड एनर्जी। और अगर आप एक मोल को तोड़ोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में टूट रहा है, गैसियस एटम में तोड़ने के लिए। तो अगर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे गैसियस एटम में ब्रेक डाउन करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसका एवरेज निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो होपफुली क्लियर होगा कि बॉन्ड एनर्जी किसको कहते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं इसे अफेक्ट करते हैं। देखो सेम फैक्टर आएंगे। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, उतना मजबूत बॉन्ड होगा। बॉन्ड एनर्जी मतलब जितना मजबूत बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, सपोज ये लोहे का बना है, इसको मुझे तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, यानी इसमें बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो आराम से टूटेगा, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी बोला जाएगा। तो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। सेम केस देखो, HF, HCl, HBr और HI। अब मैंने बोला बताओ इसमें से मजबूत बॉन्ड कौन सा है, कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो टूटेगा ही नहीं। टूटेगा कौन सा नहीं, फ्लोरीन वाला। छोटा साइज है, टाइटली बॉन्ड करके रखेगा। तो जितना बॉन्ड करके रखेगा इसको तोड़ना मुश्किल है, यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। लेकिन मैंने कौन सा फैक्टर सिलेक्ट किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है देखो, 2.14। अभी हमने निकाला था 1.9, 0.9, इसका कितना निकला था 2.1 है, 2.8 यानी 0.7, और यह 2.1 एंड 2.5 यानी 0.4। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है, फर्स्ट वाले का। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, फर्स्ट वाले में। क्लियर हो गया। तो पहला आपने क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज बॉन्ड ऑर्डर। सेम है देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने देखा था अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड पास होते हैं। इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। सिंगल बॉन्ड है आराम से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड है थोड़ा ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी।
ट्रिपल बॉन्ड है और ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। क्लियर है? थर्ड फैक्टर क्या है? एटॉमिक साइज। देखो साइज जितना ज़्यादा होगा उतना आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि जितना एटॉमिक साइज होगा उतना बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो Cl है। अब एक एक्सेप्शनल केस आता है, पहले देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा बनेगा? सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा N वाला। अब आप बोलिए N वाला कैसे बोल दिया सर आपने? ये C है, ये N है और ये NN है। अब दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, N की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आपने बोला किस बेस पे डिसाइड कर दिया मैंने कि N ज़्यादा है और ये सबसे कम है? मैंने बोला इसका ऑर्डर ये वाला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपने बोला सर ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसको किस बेस पे आपने आंसर बताया है। तो आंसर बताने का फैक्टर क्या देखा मैंने? एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज देखते हैं। देखो एटॉमिक साइज आपको पता है कि नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका साइज बड़ा होता है? सिंपल बात है, कार्बन का साइज बड़ा होता है। साइज किसका बड़ा होता है? कार्बन का बड़ा होता है। तो जब बड़ा साइज होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो तोड़ना आसान हो जाएगा। जिसका साइज कम है उसको क्या होगा? वो बॉन्ड ज़्यादा होगा। जितना कम साइज होगा उतना क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए नाइट्रोजन ज़्यादा है। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ 1 नाइट्रोजन 1 कार्बन है, थोड़ा सा वीक बॉन्ड। यहाँ पे दोनों कार्बन है, इससे भी वीक बॉन्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपने बोला ठीक है सर हम समझ गए। लेकिन अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई इसमें कि यहाँ पे एक और दिक्कत आ गई। दिक्कत ही दिक्कत है ज़िंदगी में। तो दिक्कत क्या है? देखो आपने बोला फ्लोरीन है, दूसरा क्या है? क्लोरीन है, तीसरा है ब्रोमीन है और चौथा आयोडीन है। अब मैंने बोला बताओ इसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो आपने बोला सर ये तो बहुत सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अभी आपने बताया है कि एटॉमिक साइज जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसके बेस पे आंसर क्या होना चाहिए? ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये आंसर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जिसका साइज ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। लेकिन मैंने क्या बोला? ना, गलत है। आपने बोला अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया, अभी आप गलत कह रहे हो। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई? यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि ये ऑर्डर तो सारा सही है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज़्यादा हैं। दिक्कत क्या हुई? फ्लोरीन का साइज स्मॉल साइज है, फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होता है, तो फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इसकी बहुत ज़्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास आ गया, ये आपस में रिपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। बॉन्ड तो मजबूत बन रहा था, लेकिन गड़बड़ किसने कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स ने। ये आपस में लड़ाई करने लग गए, आपस में ही रिपल्सन हो गया। और रिपल्सन होने से क्या करेगा? इस बॉन्ड को वीक बना देगा। अब ये इधर से इसको धक्का देगा, इधर से धक्का देगा, ये बॉन्ड वीक बन जाएगा। तो ये कहाँ पे पहुँच गया? ये ठीक ब्रोमीन के बाद पहुँच गया। तो ये एक्सेप्शनल में आता है। तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। अब कम हो जाएगी तो कहाँ पे पहुँचेगा? देखो फ्लोरीन यहाँ पहुँच गया, पहले नंबर पे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन तीसरे नंबर पे। आयोडीन का बहुत बड़ा साइज होता है इसीलिए पीछे। सेम कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? देखो SSNO। SSNO में भी वही है। SS क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है, मजबूत होगा। ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? ज़्यादा है, तो ये भी रिपल्सन करेंगे, इसीलिए इसमें कम हो जाएगा। इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ये मजबूत बॉन्ड बनाएगा, ये वीक बॉन्ड बनाएगा, आपस में ही भिड़ गए।
लेकिन आपने बोला सर यहाँ पे तो आपने सेम लिख दिया, यहाँ पे आपने सेम लिख दिया, यहाँ पे तो कार्बन का जो था वही लिखा, वहाँ पे तो आपने कोई चेंज ही नहीं किया है। अगर कार्बन के केस में कहेंगे हम, तो कार्बन के केस में जैसा यूजुअल है वही चल रहा है, कार्बन का ज़्यादा, फिर SI का, और फिर किसका ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, Ga का। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे रिपल्सन ही कहाँ होता है इतना ज़्यादा।